Hello everyone, welcome back to the Indian Polity. आज लेकिन जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई डिफरेंट एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है इन अमेंडमेंट से, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 86th हो गया, 61st अमेंडमेंट एक्ट हो गया। इसके अलावा भी आपको कई सारे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे अमेंडमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। ठीक है, 73rd 74th ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे अमेंडमेंट हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देर नहीं करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में हमने अमेंडमेंट रिलेटेड टू स्टेट्स और ऑफिशियल लैंग्वेज को कवर कर लिया है। तो अदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है वो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट में, जो कि है 26th अमेंडमेंट 1971। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमें। ये प्राइवी पर्सेस को प्रिंसली स्टेट से एकदम अबॉलिश कर दिया गया था। तो प्राइवी पर्सेस क्या है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं ये आपको बताऊंगा, और ये कब हुआ था, इसे रिमूव कब किया गया था, इसे अबॉलिश किया गया था 1971 में 26th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो देखिए जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में, तो उस समय हमारा इंडिया काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, एक सबसे बड़ा जो मेजर हिस्सा था, जो हम कह सकते हैं 70% होगा, वो था ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडिया उन सारे रीजन को करता था जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, लेकिन ऐसे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, मोर देन 200 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट मतलब क्या कि वहाँ पे राजा रूल करते थे, वो एरिया राजा का था। ठीक है, तो वो ब्रिटिश के अंडर नहीं आते थे, वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे कि जो राजपूत किंगडम्स थे वो सारे इंडिपेंडेंट थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये सारे थोड़ा इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। ठीक है, ये ब्रिटिश के अंडर नहीं आते थे। तो जब इंडिया फॉर्म हुआ तो क्या हुआ कि जैसे कि ये सारे जो एरियाज़ थे वो इंडिया के ही बीच बीच में थे, इंडिया के बीच में, इंडिया के बॉर्डर पे कहीं पे भी आपको इंडिया के आसपास ही मिलेंगे। तो इनको ऑफर दिया गया कि आप इंडिया में ही शामिल हो जाइए। ठीक है, और इंडिया में शामिल होने के बदले इनको कुछ कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, क्योंकि इनका राज्य छिन जाएगा, राजा के जितने पावर्स है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब डेमोक्रेसी इनके राज्य में आ जाएगी तो फिर पीपल वोट करेंगे और वहाँ पे एमपी एमएलए फॉर्म होंगे। तो इनका एक तरह से जो पूरा टैक्स सिस्टम था वो हट जाएगा। तो पूरा तरह से एक तरह से इनका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, ये राजा बस एक नॉर्मल नागरिक बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। राजा लोगों के पास क्या ऑप्शन था, या तो इंडिया में शामिल हो जाए, अगर नहीं शामिल होते तो क्या करता है, बाद में इंडियन आर्मी इस पर कब्जा कर लेती। ठीक है, यूजिंग फोर्स। ठीक है, तो जब ये इंडिया में शामिल हुए तो इनको अपना सारा राज्य देना पड़ा, तो इसके बदले इनको कुछ पेंशन मिलता था। जो राजा है इनको कुछ पेंशन मिलता था, उसी को कहा जाता था प्राइवी पर्सेस। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का जब गवर्नमेंट आया 1971 में तो फिर इसे हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो फिर राजा के पास जो भी पेंशन मिलता था वो भी बंद हो गया। ठीक है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय का फैसला था, इसलिए आपको याद रखना है 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू प्राइवेट पर्सेस को प्रिंसली स्टेट से अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। तो देखिए इंदिरा गांधी का जो रूल था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। ठीक है, किस लिए माना जाता है, क्योंकि उस समय जो हमारे देश का जो डेमोक्रेसी था वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं खतरे में था। खतरे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब उस समय काफ़ी सारे जो हमारे मूल भाव हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अफेक्ट करने की कोशिश की गई थी। जैसे आप 38th अमेंडमेंट एक्ट को ही देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया था कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट, उससे जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकती, क्वेश्चन बाय लॉ, उसको क्वेश्चन बाय लॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे कोर्ट के पास अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का, वो इमरजेंसी पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहे, प्रेसिडेंट किसके ऑर्डर पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे। और जब प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई इमरजेंसी लगाता है तो उसे लॉ क्वेश्चन नहीं कर सकती, यानी कोर्ट क्वेश्चन उस पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरह से अगेन पावर छीना जा रहा है कोर्ट से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा, ये सब को भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया गया। ठीक है, तो हम कोर्ट को एक तरह से धीरे धीरे कम्प्लीटली कमज़ोर कर रहे थे इन डिफरेंट, और ये सारा आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के समय का ये सारे अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल पीरियड था। इमरजेंसी भी इसी टाइम में लगा था, और इमरजेंसी के वक्त ही एक
सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया था जो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लिस्ट ऑफ चेंजेस किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, और ये जो चेंजेस थे इसमें बहुत सारे जो है हमारे डेमोक्रेसी के मूल भावना को अफेक्ट भी करता है। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं इसके बारे में फैक्ट्स। तो इट वाज डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, ये तो पता ही है आपको, इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिया गया था। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि डीपीएसपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स थे। अब देखिए इसमें चेंजेस कुछ कुछ जो किए गए थे वो आपको याद रखना है। सबसे पहला चेंज था कि फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट से। तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो अब आर्टिकल 51A है, यानी ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, जब भी ए बी लगना स्टार्ट होता है तो आपको पता चल जाता है कि वो बाद में अमेंड करके ऐड हुआ है। तो 51A, ठीक है, यानी पार्ट 4A जो है, पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, वो ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में ऐड हुए थे। जब हम प्रियम्बल पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो आपको ये याद रखना है किससे हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसे फिर बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट से वापस 5 साल कर दिया गया था, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट अपना विल का नहीं कर सकते, ठीक है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात सुनना ही होगा, प्रेसिडेंट उसके विरोध में नहीं बोल सकते। तो ये भी लाया गया था, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को और मजबूत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटर कुड डिप्लॉय आर्मी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये देखिए अगेन एक सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि अगर आपके खिलाफ कोई अगर ज़्यादा आवाज़ उठाएगा तो आप वहाँ पे आर्मी भेज सकते हैं। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन हो या फिर स्टेट में डिस्टर्बेंस हो, तो ये सब के लिए आप सेंटर उस पर आर्मी का यूज़ कर सकती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जो है एक तरह से हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मूल भाव को काफ़ी इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, जुडिशरी कमज़ोर हो रही थी, इसके अलावा टर्म 5 साल से 6 साल कर दिया जा रहा है। ठीक है, और प्रेसिडेंट से पावर छीना जा रहा है। तो काफ़ी कुछ हुआ था इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसके अलावा कई और चेंजेस थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, तो मैं अब एक बार आपको इसमें रिवाइज कर देता हूँ और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि डीपीएसपी को इंपॉर्टेंस दिया गया था फंडामेंटल राइट्स से ऊपर। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम लगा था, ये आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी के रूल के समय। और आपको क्या याद रखना है, सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड, ये तो एकदम बिल्कुल ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस साइड हुआ, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप बाकी चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप याद रख सकते हैं ये तीनों पॉइंट भी। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो आपको नहीं ही छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल स्टार कर देते हैं, आपको याद रखने हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे अमेंडमेंट्स देखते हैं। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद कई सारे जो हम बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी को आघात पहुंचाने वाले नियम थे, उनको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ख़त्म किया। तो देखिए 1977 में इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी जी हार गई। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कई बार 1977 के इलेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि वो इंडिया के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया 1977 के इलेक्शंस ने। तो 1978 में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया तो इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए ये देखते हैं। तो देखिए मैनी चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट वर रिपील्ड, उसको वापस लिए गए, उसको फिर से चेंज करके वापस रिस्टोर किया गया। ठीक है, तो अब कौन कौन से उसमें थे वो देख लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार एसएससी, सीजीएल और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वो है ये पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं जब फंडामेंटल राइट आपको बता रहा था कि ये पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के उसे एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 31 में ये था पहले फंडामेंटल राइट में, और इसे फिर रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये किसके तहत हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इन आर्टिकल 352। अब देखिए 352 में हमने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस है।
ठीक है। तो इसमें देखिए नेशनल इमरजेंसी दो केस में बन सकता था। एक होता है एक्सटर्नल कारण के कारण कि वॉर हो जाए, किसी देश से वॉर हो तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी आ सकती है। दूसरा था इंटरनल के कारण कि अपने देश में ही कहीं पे सिविल वॉर जैसा सिचुएशन आ जाए। तो पहले ये जो वर्ड यूज़ यहाँ पे किया गया था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस आप जान रहे हैं बहुत ही वेग वर्ड है। ठीक है। इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं पे कोई मान लीजिए आंदोलन ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन पीसफुल तरह के कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा वहाँ पे कुछ हिंसा नहीं हुई है, लेकिन उसे भी इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही वेग वर्ड है, इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता था। इसलिए इसे हटा के फिर क्या कर दिया गया था, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। इससे क्या हुआ कि आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या होता है कि जब तक कोई पार्टी देश के खिलाफ बंदूक ना उठा ले या फिर एक तरह से कह सकते कोई हथियार ना उठा ले, तब तक आप उस केस में इमरजेंसी नहीं लगा सकते देश में। ठीक है। तो ये एक चेंजेस किया गया कि बहुत ही आसानी से इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ना लगाए जा सके। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि देखिए प्रेसिडेंट के पास थोड़े से पावर वापस दिए गए। पूरी तरह से प्रेसिडेंट को वापस पावर तो नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा पावर ये दिया गया कि जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो उन्हें वो प्रेसिडेंट एक बार रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इसे रिकंसिडर करें। लेकिन जब रिटर्न करने के बाद वो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक रिटर्निंग का पावर प्रेसिडेंट को मिला, लेकिन पूरी तरह से उनके पास पावर रिस्टोर नहीं हुआ। ठीक है। पावर अभी भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। फिर कोर्ट के पास कुछ पावर रिस्टोर किए गए। ठीक है। जैसे इलेक्शन, मैंने बताया था कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो है डिफरेंट तरह के उस मामले से कोर्ट को बाहर कर दिया गया था। कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था उस चीज़ को, तो उसे वापस इंक्लूड किया गया। ठीक है। तो कोर्ट को फिर से थोड़े पावर वापस दिए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और आप आर्म्ड रिबेलियन वाला याद रख सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। 42nd और 44th अमेंडमेंट तो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ आया। जब हम शेड्यूल पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि शेड्यूल 10 बाद में ऐड हुआ था, पहले 8 ही शेड्यूल थे, और शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। ठीक है। तो आप एक बार जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। नेक्स्ट देख लेते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत वोटर का जो एज है वो 21 से घटा के 18 किया गया। तो आपको अभी पता होगा कि एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत आप 18 साल के जब भी होते हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं, चाहे वो MP का इलेक्शन हो, MLA का इलेक्शन हो, या वार्ड या फिर पंचायत का इलेक्शन हो। ठीक है। तो वो वोटिंग का एज पहले 21 था, इसे घटा के 18 किया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत। अब 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था, और जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। इसके तहत क्या ऐड हुआ था, शेड्यूल 11 ऐड हुआ था, और 74th अमेंडमेंट 1993। देखिए कहीं कहीं 1992 भी लिखा रहेगा, 1993 में इट केम इनटू फोर्स, तो 1993 या 2 आप याद रख सकते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत म्यूनिसिपल ऐड हुए थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल जो भी होते, नगर पंचायत, नगर परिषद। तो ये 2 आपको याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे जो चारों देख रहे हैं अमेंडमेंट, ये चारों सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है। मैं आपको मैक्सिमम वही अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चारों आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। राइट टू एजुकेशन जो हमारा आर्टिकल 21A, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये ऐड हुआ था। जैसे कि हम देख सकते हैं 21A है, यानी बाद में ऐड हुआ है। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड हुआ है, जो सर्व शिक्षा अभियान, एक तरह से जो 14 ईयर्स के बच्चों तक कंपलसरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बोला गया है। ठीक है, कि 14 साल तक के जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन हम कह सकते हैं, उसको फंडामेंटल राइट बोला गया है, और वो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। अब 87th अमेंडमेंट एक्ट 2012 देख लेते हैं। अब इसके तहत क्या हुआ था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अभी रिसेंट के 2 हम याद करा देते हैं आपको, 101 और 103। 101 में है इंक्लूजन ऑफ GST। देखिए GST जो है 122nd अमेंडमेंट बिल था, लेकिन 101st अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखना है। देखिए जो बिल इंट्रोड्यूस होता है, जब वो एक्ट पास होकर फाइनली बनता है तो वो अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है। ठीक है। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से GST हमारे देश में आया, और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे पास हुआ था, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस राइटिफिकेशन बाय स्टेट्स। ठीक है। तो GST आप याद रख सकते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद अभी सबसे रिसेंट जो हुआ है, सबसे रिसेंट
10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिला है वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस दोनों के बीच में 102nd अमेंडमेंट एक्ट भी था जो बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन फॉर्म हुआ है, ठीक है। पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर बैकवर्ड क्लास को भी कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया गया, तो वो भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। लेकिन ये आपको बाकी इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो इम्पॉर्टेंट पहले इसे रब कर देता हूं। तब इसमें से अगर मैं बोलूं कि सुपर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो सुपर इंपॉर्टेंट में 86th अमेंडमेंट, 101st एंड 103rd, ये 3 आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं। तो इसी के साथ हमारा जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और साथ ही साथ इसी के साथ हमारा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आप अलग से देख रहे हैं तो आप हमारे इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं, वहाँ आपके सारे वीडियो आपको सीरियली मिल जाएंगे। टोटल 45 वीडियोज़ हमने करीब डाले हैं, आप सारे वीडियोज़ को देखें, आपका इंडियन पॉलिटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, इससे हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी आपको दबाना है तो दबा दें, आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।